सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर हुई 37। राष्ट्रपति ने संशोधन अध्यादेश को दी मंजूरी। मामलों के निष्पादन में आएगी तेजी। देवघर में नवाडीह रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन। रांची स्थित सीआईपी ने मनाया स्थापना दिवस। अलुमनी मीट में पूर्व विद्यार्थियों का भी जुटा। राज्य के विभिन्न केंद्रों पर जेईई एडवांस की पहली पाली की परीक्षा संपन्न। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए केंद्रों पर दिखे व्यापक प्रबंध। परीक्षार्थी बेहतर रिजल्ट को लेकर आशान्वित। राज्य भर में सूर्य की तपिश से फिर चढ़ रहा पारा। फिलहाल 23 मई तक बारिश का भी चलेगा सिलसिला। आंधी और वज्रपात की भी चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जजों की संख्या 33 से बढ़कर 37 हो गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी साझा की। की संख्या बढ़ाने को मंजूरी देती है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या अब 33 से बढ़कर 37 कर दी गई है और इस वृद्धि में भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। ये निर्णय द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 के तहत लिया गया है और जिसके जरिए वर्ष 1956 के सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट में संशोधन किया गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और न्यायिक व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान अहमदाबाद में न्यू एज टेक्नोलॉजी के विस्तार पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आने वाले 25 वर्षों में विश्व की अर्थनीति और अर्थतंत्र को दिशा देने वाले इमर्जिंग सेक्टर का फाउंडर बनने की राह पर है। आज अहमदाबाद की भूमि पर 2 नए इनिशिएटिव एक साथ शुरू हो रहे हैं। एक तो मिलियन माइंड्स टेक पार्क और दूसरा एक यूनिवर्सिटी जो अपने आप में नए तरीके की यूनिवर्सिटी है जिसकी बहुत जरूरियात काफी समय से महसूस की जा रही थी। इसके बारे में भी मैं बाद में बात करूंगा। आज गुजरात के भविष्य के लिए एक बहुत बड़े विजन के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वप्न देखा है, इसकी परिपूर्ति के दिशा में आज एक बहुत बड़े माइलस्टोन को हम अचीव करने जा रहे हैं। मोदी जी का विजन है टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ज्ञान, उद्यमिता और उच्च कौशल आधारित गुजरात में इंडस्ट्री भी आए और रोजगारी की निर्मित भी हो। और इस सब के आधार पर ही गुजरात जो वर्षों से आजादी के समय से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है, न्यू एज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी गुजरात देश का नेतृत्व करे। और पूरा देश और दुनिया जानता है कि गुजरात ने मजबूती के साथ जिस क्षेत्र में कदम रखा है वहां टॉप 1, 2, 3 जाने में कभी गुजरात देर नहीं लगाता।
मुझे भरोसा है कि यहां पर भी हम यही इतिहास का पुनरावृत्ति करेंगे। राज्य में लगातार रोजगार का कारवां बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल रांची में 316 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। सहायक आचार्यों की नियुक्ति से राज्य में स्कूली शिक्षा को नया आयाम मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जमशेदपुर में बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नवगठित कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। ग्रामीण विकास मंत्री ने भरोसा जताया कि पदाधिकारियों की सक्रियता से निर्माण क्षेत्र में गुणवत्ता, पारदर्शिता और नवाचार को नई दिशा मिलेगी तथा झारखंड के विकास को और गति प्राप्त होगी। वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की सप्लाई सुचारू रूप से जारी है। इधर एक और जहाज 20,000 टन एलपीजी लेकर गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंचा। करीब 20,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर सिमी सुरक्षित रूप से गुजरात के कच्छ जिले में स्थित कांडला पोर्ट पहुंच गया है। यह टैंकर 13 मई को होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर भारत पहुंचा। क्षेत्रीय तनाव के बीच सिमी टैंकर का सुरक्षित भारत पहुंचना ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। देर रात कांडला पोर्ट पहुंचे इस जहाज को ऑयल जेटी पर लगाया जाएगा, जहां एलपीजी ऑफ लोडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इस खेप से घरेलू एलपीजी सप्लाई को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा पीएमई ड्राइव योजना के तहत देश में ईवी चार्जिंग के बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। भारी उद्योग मंत्रालय ने पीएमई ड्राइव योजना के तहत पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। सरकार ने अभी 503.86 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिससे अलग अलग राज्यों और सरकारी कंपनियों में 4,874 नए ईवी पब्लिक चार्जर लगाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह पहल वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और सतत हरित मोबिलिटी के माध्यम से नेट जीरो 2070 के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देवघर में आज ईस्टर्न रेलवे द्वारा नवाडीह रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, विधायक सुरेश पासवान समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। भारत का स्टील सेक्टर लगातार मजबूती के विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। पिछले अप्रैल महीने में क्रूड स्टील उत्पादन में 5.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह बढ़कर करीब 14 मिलियन टन हो गया। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और विनिर्माण में लगातार बढ़ती मांग का असर अब स्टील सेक्टर में भी साफ दिखाई दे रहा है। भारत का स्टील उद्योग लगातार ग्रोथ की राह पर आगे बढ़ रहा है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में देश में कच्चे इस्पात यानी क्रूड स्टील के उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी के चलते इस्पात की खपत में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल 2026 में देश में क्रूड स्टील का उत्पादन 5.8% बढ़कर करीब 1 करोड़ 40 लाख टन पहुंच गया। वहीं फिनिश स्टील उत्पादन में 3.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह करीब 1 करोड़ 30 लाख टन रही।
जबकि तैयार इस्पात की खपत 8.1% बढ़कर लगभग 1 करोड़ 29 लाख टन के पार पहुंच गई। ये आंकड़े देश में मजबूत औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों को दर्शाते हैं। इस दौरान घरेलू बाजार में इस्पात की कीमतों में भी सुधार देखने को मिला। अप्रैल में स्टील बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली है। व्यापार से जुड़े आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में भारत इस्पात का मामूली नेट आयातक बना रहा है। इस दौरान स्टील आयात में 30% से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि निर्यात भी करीब 25% बढ़कर 4,70,000 मैट्रिक टन से अधिक रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार विदेशी बाजारों से प्रतिस्पर्धी कीमतों का दबाव होने के बावजूद घरेलू मांग लगातार मजबूत बनी हुई है, जिसके चलते स्टील सेक्टर में तेजी का माहौल बना हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार देश में स्टील उत्पादन क्षमता अब करीब 22 करोड़ टन प्रति वर्ष तक पहुंच चुकी है और उद्योग जगत 2030 तक 30 करोड़ टन क्षमता के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अन्य निजी कंपनियां लगातार क्षमता विस्तार योजना पर काम कर रही हैं। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू खपत जैसे आंकड़े औद्योगिक गतिविधियों में लगातार रिकवरी का संकेत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रांची स्थित केंद्रीय मनः चिकित्सा संस्थान CIP आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस सिलसिले में संस्थान परिसर में आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके अलावा अलमनी मीट में पूर्व विद्यार्थियों का जुटान हुआ। गौरतलब है कि आज ही के दिन वर्ष 1918 में CIP की स्थापना हुई थी। संस्थान ने गौरवशाली यात्रा के क्रम में मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में अपनी बड़ी सेवाएं दी हैं। रांची ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी मरीज यहां इलाज के लिए पहुंचते हैं। देश के प्रतिष्ठित IIT संस्थानों में दाखिले की राह तय करने वाली JEE एडवांस की पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो गई है, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा जारी है। धनबाद के विभिन्न केंद्रों में भी यह परीक्षा हो रही है। पहली पाली के बाद निकले परीक्षार्थी बेहतर रिजल्ट को लेकर आशान्वित दिखे। देश के 23 प्रतिष्ठित IIT समेत शीर्ष तकनीकी संस्थानों में नामांकन के लिए आयोजित JEE एडवांस परीक्षा के लिए धनबाद में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा केंद्रों के बाहर छात्रों और अभिभावकों का सुबह से ही हलचल देखने को मिला। शहर में बनाए गए 2 परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राएं समय से पहले पहुंचने लगे थे। परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों की कड़ी जांच और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया गया। पेपर बहुत टफ नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। पेपर ओके था, क्योंकि IIT रुड़की पेपर टफ ही सेट करता है। वो तो सबकी प्रायोरिटी CS ब्रांच ही रहती है, बट अब डिपेंड करता है कौन सा मिले। IIT प्रायोरिटी रहता है, बट अगर कोई भी ब्रांच है NIT या IIT में भी मिल जाए तो वो भी। पहली पारी देकर बाहर निकले छात्रों ने बताया कि इस बार सवाल बहुत कठिन नहीं थे। हालांकि कुछ प्रश्नों ने सोचने पर मजबूर जरूर किया। अधिकांश परीक्षार्थियों के अनुसार मैथ्स और फिजिक्स सेक्शन के कुछ सवाल चुनौतीपूर्ण रहे, जबकि केमिस्ट्री अपेक्षाकृत आसान लगी। वहीं परीक्षार्थियों ने कहा कि परीक्षा अच्छी गई है और उन्हें अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई करने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करना उनका सपना है और उनकी पहली पसंद IIT ISM धनबाद है। वही CS का प्रिपरेशन रहेगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करेंगे। IIT ISM भी सोच रहे हैं, क्योंकि वो घर से बहुत करीब है मेरे। और इतना प्रिपरेशन करने के बाद ड्रॉप ईयर था मेरा। 1 साल मैंने रुक के वापस मेहनत किया। मैथ्स थोड़ा सा टफ था, बाकी केमिस्ट्री और ये फिजिक्स में स्कोरिंग था बहुत अच्छा खासा। मैथ का थोड़ा सा आसान आया इस बार, और फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड गया है। हाँ, पहले के कंपैरिजन से बड़ी अच्छा है। मार्क्स बढ़ा दिया। मैचिंग का पहले मार्क्स देता था 3, अब इस बार 4 कर दिया है, तो वो उसमें मार्क्स बढ़ गया है। पहली पारी के बाद छात्रों के बीच आत्मविश्वास और उम्मीद साफ नजर आई। अब सभी की निगाहें आगे की प्रक्रिया और नतीजों पर टिकी हैं, जो उनके सपनों के IIT तक पहुंचने की दिशा तय करेगी। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आम लोग भी टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं।
रांची में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ा अभियान चलाते हुए 2 दिनों में 100 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस द्वारा 220 से अधिक लंबित वारंटों का निष्पादन किया गया। यह ऑपरेशन अपराधियों के खिलाफ रांची पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है। ऑपरेशन प्रहार के तहत अपराध नियंत्रण, वारंट निष्पादन और संगठित अपराध पर शिकंजा कसने की विशेष रणनीति बनाई गई थी, जिस पर पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। मालदीव में आयोजित एशिया मीडिया समिट में आकाशवाणी और प्रसार भारती संबलपुर की प्रस्तुति द ट्रेजर बेयरिंग वीरेंट को रेडियो श्रेणी में प्रथम उपविजेता का सम्मान मिला है। मालदीव में आयोजित 21वें एशिया मीडिया समिट में AIBD इंटरनेशनल मीडिया अवार्ड 2026 के विजेताओं की घोषणा की गई और उन्हें सम्मानित किया गया। रेडियो कार्यक्रम श्रेणी में वियतनाम के वॉइस ऑफ वियतनाम को सर्वश्रेष्ठ रेडियो कार्यक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वहीं प्रसार भारती के लिए गर्व की बात रही है कि प्रथम उप विजेता प्रशंसा पुरस्कार आकाशवाणी संबलपुर को उनके कार्यक्रम दी ट्रेजर बेयरिंग दी वीरेंट के लिए प्रदान किया गया और ये उपलब्धि भारतीय लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती और विशेष रूप से आकाशवाणी संबलपुर के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। थाईलैंड के रेडियो थाईलैंड वर्ल्ड ऑफ सर्विस को द्वितीय उप विजेता का पुरस्कार मिला। तो वहीं टेलीविजन कार्यक्रम श्रेणी में दक्षिण कोरिया के कोरियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को लाइफ ऑन दी बर्निंग अर्थ दी वैनिशिंग सीजन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार मालदीव की स्वास्थ्य एवं परिवार एवं कल्याण मंत्री गीला अली ने प्रदान किया। वियतनाम के वियतनाम टेलीविजन को फॉर सीजन इन द डीप फॉरेस्ट के लिए प्रथम उप विजेता प्रशंसा पुरस्कार मिला है, जबकि सऊदी अरब के सऊदी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी को वहन स्टोन स्पीक के लिए द्वितीय उप विजेता प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD की ओर से आयोजित इस समारोह में एशिया प्रांत के क्षेत्र के प्रमुख मीडिया विशेषज्ञ, नीति निर्माता और प्रसार क्षेत्र से जुड़ी प्रतिनिधि शामिल हुए। दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसका काउंटडाउन जारी है। गढ़वा जिले में भी योग के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। यहाँ के इंडोर स्टेडियम में योगाभ्यास कर कई लोगों ने गंभीर रोगों से छुटकारा पाया है। गढ़वा जिले का इंडोर स्टेडियम इन दिनों स्वास्थ्य क्रांति का गवाह बन रहा है। हर सुबह यहाँ बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं और योग की विभिन्न मुद्राओं के जरिए खुद को चुस्त दुरुस्त रखने का प्रयास करते हैं। पतंजलि योगपीठ के योगाचार्य रास बिहारी तिवारी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को जिस तरह विश्व पटल पर रखा है, उससे लोगों का नजरिया बदला है। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्व साधनम। स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है तो न तो आप धर्म कर सकते हैं, न अर्थोपार्जन कर सकते हैं, न तो आप संतानोत्पत्ति कर सकते हैं काम, और न तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो योग का बड़ा महत्व है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस योग को राजनीतिक पटल पर, पूरे विश्व पटल पर जो है इसको स्थान दिया। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि कई लोगों के लिए जीवन दान साबित हो रहा है। स्टेडियम में अभ्यास करने वाले सूर्यदेव दुबे, रविकांत शर्मा और शिव नारायण यादव जैसे कई साधकों ने अपनी पुरानी और जटिल बीमारियों को योग के बल पर मात दी है। इनका मानना है कि नियमित योगाभ्यास से न केवल शरीर स्वस्थ हुआ बल्कि मानसिक शांति भी मिली है। 13 से मैं योगा में सम्मिलित हुआ हूँ। इससे पहले एक बार रांची में मेडिका में मेरा 105 केजी वेट हो गया था और कुछ और प्रॉब्लम था, जो कि हम न बैठ पाते थे न चल पाते थे, हमेशा सुस्ती लगता था। लेकिन उसी बीच में 2013 से ही बीपी प्लाजा में शुरू हुआ था योगा। मैं धीरे धीरे प्रयास किया और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जो मुझे हर समय एलर्जी हो जाता था, सर्दी हो जाता था, बहुत दवा खाए लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, और डायबिटीज भी बहुत सारे दवा खाने से भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन योग करने से प्रायः नॉर्मल रह रहा है
बहुत सारे दवा खाने से भी फायदा जो नहीं होता है वो योग करने से होता है। पहले हम 91 kg के थे, हमको चलने में फिरने में बहुत परेशानी हो रहा था। इसके बाद हम योगा करने लगे। योगा करने के दौरान 81 किलो अभी हमारा वेट हो गया है और चलने फिरने में भी हम बहुत महसूस कर रहे हैं, आराम महसूस कर रहे हैं। गढ़वा इंडोर स्टेडियम से उठी यह स्वास्थ्य की लहर अब पूरे जिले में फैल रही है। लोग जागरूक हो रहे हैं और समझ रहे हैं कि पहला सुख निरोगी काया का मंत्र केवल योग से ही सिद्ध हो सकता है। गढ़वा से विजेंद्र की रिपोर्ट। जानते हैं मौसम का हाल। मई के महीने में भी बारिश की बूंदें नहीं थमी है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 23 मई तक कई इलाकों में आंधी और वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। बारिश के बावजूद संथाल समेत राज्य भर में पारा ऊपर की ओर चढ़ रहा है। आने वाले 2 दिनों के दौरान इसमें और करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पाकुड़ में भी पारा एक बार फिर 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और गर्मी फिर से सताने लगी है। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात नियमों में बदलाव किया है। चांदी की सिल्लियों समेत इसकी कई श्रेणियों के आयात को प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात के नियमों में बदलाव किया है और अब चांदी की सिल्लियों समेत चांदी की कई श्रेणियों के आयात को फ्री से बदलकर अब रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी यानी कि प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। यानी कि अब इन वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य होगी और ये फैसला DGFT यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स की नई अधिसूचना के तहत लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम बढ़ते आयात बिल और विदेशी मुद्रा पर दबाव को कम करने के लिए लिया गया है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर आज जन जागरूकता को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर कहा जाता है। ऐसे में इसके प्रति सजग रहना जरूरी है ताकि स्वास्थ्य समस्याएं ना बढ़ें। हाइपरटेंशन एक ऐसी समस्या जो धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है और अक्सर लोगों को इसका पता भी नहीं चलता। हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप, इसका अर्थ है खून का दबाव सामान्य से अधिक होना। सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 माना जाता है। जब रक्तचाप लगातार 140/90 से अधिक रहने लगे तो ये चिंता का विषय बन जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हाइपरटेंशन में शुरुआती लक्षण अक्सर दिखाई नहीं देते, इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अगर ब्लड प्रेशर का स्तर लंबे समय तक अधिक रहे तो ये हृदय, मस्तिष्क, गुर्दों और आंखों पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। अक्सर लोगों को इस बीमारी का पता तब चलता है जब उनके अंग प्रभावित हो जाते हैं। सही जीवन शैली अपनाकर उच्च रक्तचाप की समस्या से बचाव किया जा सकता है और यदि किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन हो तो उसे नियंत्रित रखा जा सकता है। ऐसे में व्यक्ति को कुछ सावधानियां और परहेज करने की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार लेना आवश्यक है, नियमित रूप से व्यायाम करना उपयोगी होता है और साथ ही तनाव को कम करना चाहिए। ऐसे में अपनी आदतों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धूम्रपान और शराब का सेवन बिल्कुल ना करें और समय समय पर नियमित जांच करवाना उपयोगी होता है। याद रखिए, स्वस्थ जीवन शैली, सावधानी और जागरूकता उच्च रक्तचाप के खतरे को कम करने का एक सरल और प्रभावशाली तरीका है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। धनबाद के बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में झारखंड स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में राज्य भर से पहुंचे सैकड़ों खिलाड़ियों ने अपने हुनर का दमदार प्रदर्शन किया। धनबाद में खेले गए झारखंड स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 4 अलग अलग वर्गों में आयोजित किया गया। प्रत्येक वर्ग के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया।
चैंपियनशिप के आयोजकों में से एक राजकुमार ने बताया कि किक बॉक्सिंग खेल के प्रति युवाओं का रुझान लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार खिलाड़ियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। ये 4 वर्गों में है, चिल्ड्रन, कैडेट, जूनियर और सीनियर। सिलेक्शन प्रोसेस है। जो बच्चे को गोल्ड मेडल आएगा वो अपकमिंग जूनियर नेशनल, सब जूनियर नेशनल और सीनियर नेशनल में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। और जूनियर नेशनल का डेट है अभी 30 मई से है और सब जूनियर नेशनल आपका 17 जून से है। उसके बाद अगस्त में है सीनियर नेशनल। सर पहले का जो रुझान था बच्चों का इस खेल के प्रति, उससे तो अभी का रेशियो काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इस आयोजन को सफल बनाने में धनबाद खेल विभाग का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिला खेल विभाग के पदाधिकारी रिंकू कुमारी ने बताया कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन नेशनल टीम के लिए किया जाएगा। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और उनको अपना फ्यूचर दिख रहा है इस गेम में। और जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो बच्चे तो कम थे और मैं अभी देख रही हूँ कि और बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें है कि बच्चों को कोच कैसे ट्रेनिंग देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है सर। किक बॉक्सिंग की बात हो या किसी भी गेम की, अभी तो नेशनल की बात करेंगे सर। नेशनल से भी इंटरनेशनल बच्चे जाते हैं। वहीं इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे खिलाड़ी भी काफी खुश दिखे। खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। जब हम पहली बार नेशनल्स खेलने गए थे तो मेरा कुछ मेडल नहीं लगा था, लेकिन उसके बाद मेरा मेडल लगा सेकेंड डे, क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुआ उसके वजह से। हमको अभी इंटरनेशनल्स तक खेलना, हमको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। सर मैं पिछले 2 सालों से किक बॉक्सिंग ज्वाइन की हूँ और कितना इम्प्रूवमेंट है? काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। हमारा एकेडमी है तो हम लोग एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं एक समय धनबाद में, तो वहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। हाँ जी, मैंने पार्टिसिपेट किया पॉइंट फाइट में। कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। ये इवेंट बहुत अच्छे से हो रहा है इस बार ऑर्गेनाइज। ऐसा पहली बार हो रहा है कि धनबाद में स्टेट। ऐसे आयोजनों से न केवल खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है बल्कि जिले में खेल संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज़ झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर हुई 37। राष्ट्रपति ने संशोधन अध्यादेश को दी मंजूरी। मामलों के निष्पादन में आएगी तेजी। देवघर में नवाडीह रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन। रांची स्थित CIP ने मनाया स्थापना दिवस। अलमनी मीट में पूर्व विद्यार्थियों का भी जुटान। राज्य के विभिन्न केंद्रों पर JEE एडवांस की पहली पाली की परीक्षा संपन्न। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए केंद्रों पर दिखे व्यापक प्रबंध। परीक्षार्थी बेहतर रिजल्ट को लेकर आशान्वित। राज्य भर में सूर्य की तपिश से फिर चढ़ रहा पारा। फिलहाल 23 मई तक बारिश का भी चलेगा सिलसिला। आंधी और वज्रपात की चेतावनी।